बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड ज़ीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद। ख़वातीन व हज़रात, एक और हफ़्ता, एक और एपिसोड 7:10 से लेकर 8 बजे तक का हमारा साथ होगा। प्रोग्राम बराह रास्त होगा। बराह रास्त प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सियासत के ऊपर, आवाम के मसले मसाइल जो हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। माशी हालात बहुत ख़राब हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जो हर एक करंट अफेयर प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन के एजेंडाज होते हैं, कहीं ना कहीं उन एजेंडाज के ऊपर डिस्कशन तो होगी, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर एजेंडाज पर डिस्कशन करने के साथ साथ जो हमारी तरजीहात हैं और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं और जिस तरफ एक आवाम होने के नाते कलेक्टिवली हम जिस राह पे चल रहे हैं, जिस राह पे गामजन है, उस हवाले से एक थोड़ी बहुत सोशल कमेंट्री भी होगी। इसके अंदर जी मीडिया भी आ जाती है। इसके अंदर मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एंकर पर्सन हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो अपने नाम के साथ सीनियर भी लगाते हैं और जो नहीं भी लगाते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी कमेंट्री करेंगे। थोड़ा बहुत तनकीद करने के साथ साथ थोड़े बहुत इस्लाह की तरफ भी हम बातें करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन है हमारे मुल्क की इन माशी हालात के अंदर और इन डायरेक्शन के साथ साथ हमारी तरजीहात क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत कैंडिड तरीके से, बहुत खुले तरीके से एक तबसरा किया जाएगा इस प्रोग्राम के ऊपर। माशी हालात के हवाले से बच्चा बच्चा जानता है कि हालात बुरे हैं, कल से ज़्यादा आज बदतर हैं। माशी हालात के हवाले से बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सी अशिया कितनी महंगी हो चुकी है और मज़ीद कितनी महंगी हो सकती है। उसका जो बोझ है हमारी आवाम पे कितना है। हर आवाम का हर फ़र्द जानता है कि आवाम क्यों पिस रही है, किस वजह से पिस रही है। हर आवाम का हर फ़र्द जानता है, हमारी आवाम के अंदर ये हर फ़र्द जानता है कि हमारे इस मुल्क के सबसे बड़े मसले क्या हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है और सबसे बड़े मसले को सॉल्व करने के लिए हमने किसकी तरफ उंगली उठानी है। उंगली उठाने का जो रवाज है वो सोशल मीडिया के रुझान के साथ साथ कुछ ज़्यादा भी शुरू हो गया आना। एंड इसके अंदर इसको अंग्रेज़ी में मड स्लिंगिंग कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, कीचड़ उछालना जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिला है हमें सोशल मीडिया के ऊपर। और सोशल मीडिया से फिर उसका ऑब्वियसली जो इफेक्ट है वो टीवी के ऊपर भी आता हुआ नज़र आया है। जो हमारे करंट अफेयर के प्रोग्राम होते हैं प्राइम टाइम के ऊपर, बेशक वो 8 बजे हों या फिर रात के 11 बजे भी हों, उस पर लड़ाई का जो बेसिस यही होता है कि किसकी ज़्यादा बड़ी गलती है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी हर प्रोग्राम में हमें नज़र आती है। एंड हम दूसरे पे वो जिम्मेदारी डाल के नहीं कह सकते कि वो बाकी सब कर रहे और हम वो नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं शायद उसका जिक्र करके भी हम उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन तो दे रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको ज़्यादा एक चढ़ाव दे रहे होते हैं, बढ़ाव दे रहे होते हैं, ताकि लोग उसके बारे में मज़ीद बात करें। शायद हमें बात करना बंद कर देनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ लगभग इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ी सोशल कमेंट्री करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया एक्सक्लूसिवली सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाया इनका नाम है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर भी इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी। उसके अलावा हमारे नेटवर्क का हिस्सा भी रह चुके हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा भी रह चुके हैं। हमें आज ज्वाइन किया है सलीम साफ़ी साहब ने। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया केवान भाई आपका। सलीम साहब, प्रोग्राम के शुरू में थोड़ी बहुत मैंने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट तो है कि मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है वो भी हमसे सही तरीके से निभाई नहीं जा रही है। मुल्क का भला जब सोचते भी हैं, लेकिन जब डिस्कोर्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन हम लड़ाई की तरफ बहुत ईजिली चले जाते हैं। सर, इन हालात में क्या ये जो माशी हालात इतने ख़राब अगर असल में हो चुके हैं, तो क्या हमारी आवाम की तरजीहात इस मसले की तरफ है या फिर सिर्फ लड़ाई की तरफ ही अब रह गई है? केवान भाई, इस वक्त मुल्क में जो पोलराइजेशन है, जो गालम गलूज का कल्चर आम हो गया है, मैं समझता हूँ कि दूसरों पे तनकीद से पहले एक मीडिया पर्सन या मीडिया से वाबस्ता एक मजदूर होने के नाते हमें अपने आप से आगाज़ करना चाहिए और अपने मुहासबे से, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है और इसलिए हमारी मईशत भी ख़राब है, इसलिए हमारी सियासत भी गंदी है, इसलिए हमारी जमहूरियत भी कमज़ोर है कि हम हर वक्त दूसरे के गिरेबान में तो झांकते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। हर इदारे को आप देखें तो उसने दूसरे का गिरेबान पकड़ा होता है, उसका मुहासबा करना चाहते हैं, उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन न अपने गिरेबान में झांकता है और न अपने आप को दुरुस्त करता है। अब ये जो कल्चर डेवलप हुआ है उसमें मैं समझता हूँ कि हम मीडिया वालों ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी और का हो, वो मैं हूँ या कोई दूसरा हो। मसलन हमने क्या कुछ किया। नंबर 1, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये है कि पॉपुलरिज्म है, और पॉपुलरिज्म की सियासत हो, पॉपुलरिज्म की सहाफ़त हो, या पॉपुलिस्ट सियासत हो या पॉपुलिस्ट सहाफ़त हो,
वो एक कौम के लिए ज़हर कातिल होती है। आज मैं देख रहा था कि आप हिंदुस्तान को देखें कि मोदी जैसा शख्स, वो चूंकि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहा था, तो वो हिंदुस्तान जो कि सेकुलरिज्म के लिए मशहूर था, जो गांधी का मुल्क था, और उसको आज उन्होंने क्या बना दिया। वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो एक तरफ मुसलमान खवातीन के जुलूस निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें तो वहाँ पे एक सिखों के जो इबादत खाना है उसको निशाना बनाया गया है। अमेरिका जैसे मजबूत मुल्क में भी जब एक पॉपुलिस्ट लीडर आ गया और उसने पॉपुलिस्ट अप्रोच अपनाया, तो आज भी ट्रम्प तो चला गया, लेकिन ट्रम्पिज्म के मुज़िर असरात से वो मुल्क अभी तक उसको भुगत रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे मीडिया वालों ने एक तो ये गलती की कि हमने मेरिट की बजाय और ख़बर की अहमियत की बजाय और मुल्की मसाइल और तरजीहात की बजाय हमने सिर्फ रेटिंग को अपना बुत बना लिया और रेटिंग के पुजारी हम बन गए। तो हमने जिक्र किया सलीम साफ़ी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि मुल्क के जो मसाइल, अब डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होना शुरू हो गया, स्पेशली जब से श्रीलंका का हमने पूरा वाकया देखा है, तो डिफ़ॉल्ट की जो एक थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा लूम करना शुरू हो गया हमारे मुल्क के ऊपर भी। माशी हालात का अगर जिक्र करें तो आज जो हालात हैं कभी पहले इतने बुरे नहीं थे, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा अब लफ्ज़ नहीं यूज़ किया जा रहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और इसमें गलती उस पार्टी की है या फिर उस लीडर की है? तो ये जो थ्रेट अवाम के ऊपर डाला हुआ है किसी की गलती को हाईलाइट करने के लिए, क्या एक्चुअली इतने बुरे हालात हैं, माशी हालात हमारे, या फिर इसको भी इलेक्शन के हवाले से यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए? इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अफरात ज़र ज़ोरों पे है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो लोवेस्ट लेवल पे है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम का जीना तो बर कर दिया है। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, और इसमें फिर वही गलती हो जाती है, क्योंकि आजकल की इकॉनमी किसी मुल्क की वो ज़्यादातर परसेप्शन से रिलेट करता है। अब जिस मुल्क के सियासतदान खुद ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो फिर टेररिज्म और इस तरह के खतरात के होते हुए कोई मुल्क यहाँ पे सरमायाकारी के लिए क्यों कर आएगा, या कोई सरमायाकार यहाँ पे क्यों आएगा। खुद अपने मुल्क के पैसे वाले लोगों का भी अपने मुल्क पे से एतमाद उठ जाता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन जहां तक मैंने जिम्मेदारों से बात की है, मैं इकोनॉमी को तो इतना नहीं समझता, तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है और ना हमारे दोस्त ममालिक हमें डिफ़ॉल्ट करने देंगे, बेशक हमारे हुक्मरान कितनी नाअहलियों का मुजाहरा कर लें। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो सोल्यूशन की तरफ मैं आना चाहूँगा, उसमें बहुत कम बात होती है। अक्सर टीवी चैनल्स पे करंट अफेयर प्रोग्राम्स में, डिस्कशंस में सियासतदान हो या फिर एनालिस्ट भी बैठे हो, तो अक्सर ये परसेप्शन दिया जाता है कि ये पार्टी आएगी, ये सियासतदान पावर में आएंगे तो जाके मसले सॉल्व होंगे, और सियासी इस्तेहकाम आएगा इसी के बेसिस पे तो इकॉनमी बेहतर होगी। सिर्फ सियासी इस्तेहकाम ही क्या वाहिद सोल्यूशन है हमारे पास इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, माशी हालात को बेहतर करने के लिए? क्या चंद ऐसे अफराद ही हैं, लीडर हैं, सियासतदान हैं जो सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस वक्त सोल्यूशन जो पेश की जा रही है कि ये सियासी पार्टी और ये सियासी लीडरान आएंगे तो कुछ बनेगा। क्या इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है, या फिर इसमें कोई आपको कोई सोल्यूशन की तरह नजर आती है हमारे मुल्क के माशी हालात में? देखिए, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन का तो एक ही तरीका है, जो सियासी इस्तेहकाम का भी तरीका है और जो माशी इस्तेहकाम का भी तरीका है, और वो है कि जिसका जो काम है वो अपने काम में जत जाए और दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे। इदारों के लिहाज से भी अदलिया अपना काम करे, फ़ौज अपना करे, पार्लियामेंट अपना करे, मीडिया अपना करे, और दूसरे के दायरे में घुसने से गुरेज करे। नंबर 2, जो जिसका काम है, मसलन मैं अब नहीं हूँ माहिर मईशत, तो मैं क्यों माहिर मईशत बनने चला हूँ। आपने देखा होगा हमारे बाज़ टीवी एंकर्स भी, जब शुरू में आपने जिक्र किया, कोई मुफ्ती बनने की कोशिश करता है, कोई जज बनने की कोशिश करता है, तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के नतीजे में चंद बुनियादी चीज़ों पे इत्तेफाक होना चाहिए, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने किया है उस वक्त के बड़ों ने, और वो मीसाक़े मईशत हो सकता है कि वो मईशत के लिए कुछ बुनियादी उसूल तय किए जाएं कि वो कोई भी हुकूमत आएगी, कोई सेटअप आएगा, तो उसमें
तगय्युर व तबद्दुल नहीं होगा। और तीसरा जो एक बड़ा मसला है, और वो सब पार्टियों में होता है, वो पाकिस्तान के अंदर वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। कुछ लोग हद से ज़्यादा अमीर और कुछ लोग हद से ज़्यादा गरीब हैं, और वो जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, आप देखें किसी के कम किसी में ज़्यादा, लेकिन वो जो पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज हैं और जिन्होंने अपने आप को हद से ज़्यादा अमीर कर दिया है और आवाम को हद से ज़्यादा गरीब कर दिया है, तो वो तमाम पार्टियों के फैसला साजी में शरीक होते हैं, और उनकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान में कम है। असल जो माशी सूरत हाल है उसमें गुर्बत और कौन अमीर हो रहा है कौन गरीब हो रहा है, इसको गेज करना और इनके फैक्ट्स निकालना तो बड़ा आसान है। आम आवाम के लिए जो एक माहौल इस वक्त क्रिएट किया गया है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जिसमें किरदार कशी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जिसमें इस तरह की ऑडियो लीक्स का ट्रेंड बहुत नज़र आता है, जिसमें एक दूसरे पे वही जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया कीचड़ उछालने वाला एक ट्रेंड बहुत नज़र आता है। तो असल सिचुएशन से दूर रखने के लिए और आवाम को गुमराह रखने के लिए एक बड़ी कोई एक डिलिबरेट किस्म की एक कैंपेन भी नज़र आती है कि असल सिचुएशन से बिल्कुल दूर ही रहे आवाम, ताकि हम उसकी जो अवेयरनेस अगर आवाम में आ जाए तो कहीं उनके पास सोल्यूशन ही ना आ जाए और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं इररिलेवेंट ही ना हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक डिलिबरेट परसेप्शन दी जा रही है आवाम के अंदर इस ऑडियो लीक्स के जरिए, कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए, फजूल की जो लड़ाइयाँ हमें मिलती हैं मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम मीडिया के ऊपर ज़्यादा जिनका रुझान नजर आता है, ये आई वॉश नहीं है आवाम के लिए? देखिए, ये आयवाश है और ये जो भी करवा रहा है तो वो इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म कर रहा है, और ये कई सालों से हम देख रहे हैं। देखिए, इस मुल्क का असल मसला एक तो कुछ हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हैं, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में फिर हमारे इदारों के माबैन इख्तियारात का इम्बैलेंस और कैपेसिटी, और फिर हमारे स्टेट के अंदर आप देखें तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब और ख़ुद कराची, इस तरह के जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं, तो ज़रूरत उनकी तरफ तवज्जो देने की है, उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है और उनका हल निकालने की ज़रूरत है। दूसरा फिर असल मसला हमारे यहाँ वो गुर्बत है, मईशत है और नाखानदगी है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले मैं खुसूसन जब से मैं सहाफ़त में हूँ तो वो बिलअमूम और पिछले 8-10 साल से बिलखसूस कभी एक रोज़ के लिए भी ये पार्लियामेंट के और ये स्टूडियोज़ के डिस्कशन के मौज़ूआत नहीं बन सके। वो पहले आप देखें तो नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत में होना ये चाहिए था कि आप गवर्नेंस का एनालिसिस करते, उस पर तनकीद करते। अपोजिशन का काम ये होता है कि मुतबादिल तजावीज़ देती। वो पूरा 5 साल हमने गुजार दिए, 4 हल्के खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, दांधी हुई है नहीं हुई है। जुडिशरी भी आवाम को इंसाफ देने की बजाय पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स निपटाने में मसरूफ होते हैं। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में भी सारा वक्त हमारा इसी पे गुजर गया, इसको अंदर करो, इसको बाहर करो, नैब से ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर अब जब ये लोग आए हैं तो उसके बाद फिर ये कहते हैं वो जिम्मेदार है, वो कहते हैं ये जिम्मेदार हैं, और फिर पंजाब में हुकूमत आ रही है, जा रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, जा रहा है, इमरान खान अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा है। और फिर उसके साथ साथ ये जो अभी गंदी चीज नई ऑडियो वीडियो लीक्स की शुरू कर दी गई है, तो जाहिर बात है उसमें चस्का तो ज्यादा होता है, लेकिन जो अवाम के असल मसाइल है उसकी तरफ ना पार्लियामेंट में डिबेट है, ना मीडिया में डिबेट है। और ये मुल्क तब ठीक होगा कि हम मईशत को, हम मुआशरत को, हम स्टेट के जो फॉल्ट लाइंस है उनको, और यहाँ पे तालीम जैसी चीज़ों को मौजूद बहस बनाएं। बात की हमारे पास किसी और के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए मवाद इतना ज़्यादा होता है कि हम साबित कर सकते हैं कि उसकी गलती है, वो आदमी बुरा है या फिर वो पार्टी बुरी है या फिर वो तंजीम बुरी है। इसके सबूत तो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं सलीम साफ़ी साहब, लेकिन अगर सोल्यूशन के लिए किसी का नाम नॉमिनेट हम करें कि ये शख्स सही लग रहा है या फिर ये डिपार्टमेंट सही लग रहा है जो शायद हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, तो उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मवाद कभी भी नहीं होता। मैं खुद भी एक साफ़ी हूँ, आई एम वेरी यंग राइट नाउ, ऑब्वियसली मेरा उतना तजर्बा नहीं है जितना आपका है। क्या आपके तजर्बे में क्या आप कैटेगोरिकली कोई चंद नाम ले सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर ये कुछ नाम है जो कर सकते हैं बेहतरी और सोल्यूशन हमें पेश कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है? कभी इस तरह के ज्यादा डिस्कशन या इस तरह के ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं नजर आए?
एक तो केवल भाई मेरे ख्याल में मसला इस मुल्क में ये भी है कि यहाँ पे लोग इस तरह नामों के पीछे फिरते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि कोई मसीहा आएगा और वो हमें निजात दिलाएगा। हमारे अगर आप बड़े लीडर भी देखें तो उनमें 19-20 फर्क होगा, लेकिन बाकी सब हम पाकिस्तानी एक जैसे हैं। फिर अगर आप देखें तो अच्छे बुरे लोग वो हर पार्टी में हैं, और किसी भी पार्टी में आप देखें तो उसमें कॉम्पिटेंट लोग भी हैं और नॉन कॉम्पिटेंट लोग भी हैं। उसमें आपको दयानतदार भी मिलेंगे, बददियानत भी मिलेंगे। तो इसलिए ये जो हम मसीहा की तलाश में लगे रहते हैं, तो ये छोड़ के हमें चाहिए कि कौम की इज्तिमाई जहानत को बरूकार लाया जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका बताया गया है वो हो अवाम अपनी मर्जी से, आज़ादाना मर्जी से अपने मुंतखब नुमाइंदे चुने और कौम के इज्तिमाई जहानत को बरूकार ला के इस मुल्क को मसाइल से निकाला जाए। क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि आपका आसमान से कोई मसीहा आएगा। हम कभी किसी डिक्टेटर को मसीहा समझ लेते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। साबित साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सारी बहस जो चल रही है सियासतदानों के बीच में, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इलेक्शंस जल्दी होना, इलेक्शंस लेट होना, इस सारी चीज की बेरिंग एक्चुअली कितनी है हमारे इन हालात के ऊपर, माशी हालात के ऊपर? उतनी क्या मैटर करती है जितनी लड़ाइयां हो रही हैं इसके ऊपर? देखिए, अब वो तो जाहिर बात है मैटर इसलिए करेंगी कि पहले भी कि जो आलमी इदारे हैं वो किसी आर्जी हुकूमत के साथ डील नहीं करती। इस वक्त सबसे बड़ा हमारे मईशत के लिए ज़रूरी है कि IMF के साथ जो कमिटमेंट हुई है उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए और फिर आलमी इदारों से नए पैकेजेस लिए जाएं। तो अगर हमारी हालत ये रहेगी तो उस सूरत में अगर आप निगरान हुकूमत बनाते हैं या आप इमीडिएट इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उस सूरत में ये नुकसान तो हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो इदारे किसी आर्जी सेटअप के साथ लंबी डील नहीं करती और फिर हमें वो इदारे नए सेटअप के लिए इंतज़ार करेंगे। आखिर में पूछना चाहूंगा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपके तजर्बे के हिसाब से आपको कब लगता है इलेक्शन कब होती हुई नजर आ रही है आपको? बाकी पाकिस्तान में तो खैर कल का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ कोई कायदा ज़ाब्ता नहीं है। और आपने शुरू में कहा कि सीनियर तज्जिया निगार, और ये तो मैं तो अक्सर अपने बॉसेस से कहता हूँ कि हमारे साथ तज्जियाकार नाले का करे, क्योंकि तज्जिया उस मुल्क में किया जा सकता है या उस हवाले से कि जिधर गेम के रूल्स मालूम हो। मसलन आप क्रिकेट पे कमेंट्री करने वाले को तज्जियाकार कह सकते हैं क्योंकि उनके गेम के रूल्स मालूम हैं, लेकिन हमारी सियासत के तो कोई रूल्स मालूम नहीं है। चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है और कल वो क्या फ़ैसला करते हैं, कल क्या यू टर्न लेते हैं, ये वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। लेकिन जो सरेदस्त आज के जो हालात हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग है या मौजूदा सेटअप की, तो मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं होंगे, बल्कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। सलीम साबित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, खैबर न्यूज़ के लिए, ग्राउंड ज़ीरो के लिए। आपकी जो बहुत इंसाइटफुल ओपिनियन था उससे हमने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया और काफ़ी ओपिनियंस खुल गए हमारे सामने इस प्रोग्राम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए वंस अगेन। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमने एक वक्फे पे जाना है एंड वक्फे से वापस आने के बाद मेरे दो साथी सहाफ़ी मुझे ज्वाइन करेंगे। उनसे ज़रा खुल के इन सारी जो हमने पॉइंट्स को छेड़ा है इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करते हुए हम कोशिश करेंगे, जैसे मैंने ये जो एक सवाल पूछा था सलीम साफ़ी साहब से कि सलूशन पेश करने वाले लोग भी नॉमिनेट करने चाहिए। गलतियों वाले लोग को तो बड़ा नॉमिनेट किया, साबित भी किया कि उनकी गलती क्यों है और उनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कौन अशखास हैं जो बेहतर काम कर सकते हैं और हमें इस मसले से निकाल सकते हैं, उनके नाम लेने चाहिए। नाम लेने के साथ बताना चाहिए कि हमें क्यों लगता है कि वही सॉल्व कर सकते हैं, टेंजिबल रीजंस होने चाहिए। इस पर डिस्कशन होगी एक छोटे से वक्फे के बाद ग्राउंड जीरो के ऊपर। मेरा नाम है केवान हामिद, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू प्रोग्राम ग्राउंड जीरो। मेरा नाम है केवान हामिद। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है दो कोलीग्स ने, सहाफ़ी हैं, अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं खैबर न्यूज़ के ऊपर, उसके अलावा रिपोर्टिंग भी करते हैं, उसके अलावा एनालिसिस भी अपनी देते हैं, उसके अलावा जो आवाम के मसले मसाइल हैं उसकी रग रग से वाकिफ़ भी हैं, उसके अलावा बाकी एनालिस्ट क्या कहते हैं उसके ऊपर भी ओपिनियन रखते हैं। जो सारी बातें हमने प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में की है, जो हमने सलीम साफ़ी साहब के साथ भी डिस्कशन छेड़ी है, उस हवाले से आई एम श्योर अपना एक
पर्सनल और प्रोफेशनल ओपिनियन भी रखेंगे। इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सियार अली शाह और मुदस्सिर हुसैन ने। सियार अली शाह प्रोग्राम करते हैं मुकदमा खैबर न्यूज़ के ऊपर हसन खान साहब के साथ। उसके अलावा मुदस्सिर करते हैं खैबर न्यूज़ पे प्रोग्राम ज़ुमंग नुमाइंदा के नाम से, एंड उसके अलावा रिपोर्टिंग में कोर्ट्स को भी कवर करते हैं और जो हमारे पार्लियामेंट है वहाँ भी जाते हैं। बहुत एक्साइटिंग बीट है इनकी, और इसके अंदर एक्साइटिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई ड्रामा तो मिल ही जाता है ऐसी जगहों पे जाके, और ड्रामा ही तो है जो आप लोग देखना चाह रहे हैं आजकल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। सीधी सी बात है, ना तो आप लोग कर नहीं सकते। थोड़ा कैंडिडली डिस्कशन करेंगे। यंग सहाफ़ियों के साथ बैठ के डिस्कशन करने का फ़ायदा ये होता है कि हम वी कैन गेट अवे विद अ फ्यू फॉर्मेलिटीज़। तो थोड़ा बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं। सीनियर सहाफ़ियों के साथ थोड़ा बहुत लिहाज भी करना पड़ता है, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं उनका चुनाव बहुत मैटर भी करता है। यार सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हुआ चलूँ। हर किसी के तज्ज़िये में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है, हर किसी की प्रिडिक्शन में भी कोई कोई सिमिलैरिटी होती है, और अब तो थोड़ा बहुत हमने भी ट्रेंड नोटिस कर लिया कि हर बंदा 5 से 6 प्रिडिक्शन करके बैठा होता है ताकि उनमें से 1 या 2 तो ठीक साबित हो ही जाए। तो प्रिडिक्ट नहीं करते, तज्ज़िये भी नहीं करते, लेकिन जैसे प्रोग्राम के अंदर मैंने एक बांधी है, एक पूरी एक लाइन बांधी है कि अवाम के जो मसले हैं, जो माशी हालात हैं, जिन बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं, क्या हमारे एक्शंस पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम इतने सेंसिटाइज्ड हैं? देखिए, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। वो जो अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बहुत मिला जुला है, चूँकि मोस्टली हम अवामी रद्द-ए-अमल को कैसे गेज करते हैं, मतलब उसको हम कौन से फोरम पे हम देख रहे हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं तो वो आपको कोई और पिक्चर दिखा रहा होता है, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं तो वो टोटली और पिक्चर दिखा रहा होता है। असल इशू जो है, जो ये इन दोनों के अलावा जो बिल्कुल ग्राउंड पे हैं, और वो इस वक्त इस जो एक बदहाली की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर माशी बदहाली, वो इसके अंदर जो लोग पिस रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, उनकी आवाज़ मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लोगों तक पूरी वो पहुंच रही है, या हम तक पहुंच रही है, या बाकी लोगों तक पहुंच रही है, या जो ओपिनियन बना रहे। मगर इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो माशी बदहाली है, और मईशत की सिचुएशन ऐसे हो गई है कि इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है इस मौजूदा पूरे सेटअप में कि वो आके इसको ठीक करे। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और तकरीबन अभी बहुत सारे लोग उस पर मुत्तहिद भी है, मतलब हम आवाज़ भी है कि बिल्कुल यही सोल्यूशन है। जो वो लोग जो थोड़ा सा सेंस रखते हैं और जो समझते हैं कि मामलात को कैसे चलाया जाए, वो ये है कि इसके लिए यूनानिमिटी की ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर हमने जब तक इस मईशत के मसले को टेकन नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। एक आपने अपनी बात के अंदर कहा कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस वक्त ये सॉल्व कर सकते हैं मसला। मुदस्सिर, आप एग्री करते हैं इस बात से? क्योंकि जो शख्सियात हैं जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं कि वी आर द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, उनसे आपकी मुलाकात भी होती है, आप उनसे सॉर्ट्स भी लेते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, सही मतलब कि सवाल भी आप रेलेवेंट पूछते हैं, और उनको लगता है कि हम आएंगे तो कुछ बनेंगे। हम क्या करेंगे ये नहीं हम आपको बता सकते क्योंकि जादू की छड़ी तो नहीं है उनके पास, लेकिन जो मसले क्रिएट कर गया है कोई और, उसकी सोल्यूशन हम ही हैं। लेकिन सियार के इधर कहना है कि किसी शख्स के पास नहीं है उसकी सोल्यूशन। मेरे ख्याल से जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को 2 एस्पेक्ट्स के हिसाब से हमें देखना चाहिए। एक पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो इस वक्त स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है वो, और फिर उसके बाद आता है कि क्या हमारी जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इन मसाइल को हल कर सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रक्चरल वाइज इस वक्त बहुत बड़े बहरान का सामना कर रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है कि जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस, और जिनको नहीं देना चाहिए दे आर पेइंग अलॉट। फिर इसके अलावा नहीं देना चाहिए, जिनको नहीं देना चाहिए मतलब नहीं देना चाहिए पब्लिक जो जिनकी इनके इतनी इनकम नहीं होती कि वो टैक्सेबल हो, जिनको मतलब क्या रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। रिलैक्सेशन मतलब इन द सेंस ऑफ 18% ऑफ 17% ऑफ द जीएसटी लेवीज आप आयद कर रहे हैं, और इसी तरह ज्यादा है जी बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मैं बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए हम पूरी मैसेज को इस वक्त हमने टैक्स किया हुआ है, और जो 1 या 2 या 10% पाकिस्तान की इलीट क्लास है तो वो उस हिसाब से टैक्स नहीं दे पा
पा रही जिस तरीके से उनको देना चाहिए। सही बात है। ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमें जो हमारी एक्सपोर्ट है वो रीजनल मंडियों में जो मार्केट्स है हम compete नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे यहाँ एनर्जी आउटेजेस है, हमारे यहाँ जो लेबर है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं वो मतलब रिफाइंड, और हम कह सकते हैं कि एक लिहाज से मार्केट वाइज नहीं है। हम अपने मुल्क में डोमेस्टिकली वी कैन कंज्यूम, बट वी कैन नॉट compete with regional competitors like India, like Vietnam, like Sri Lanka, like other countries. इसके अलावा एक तीसरा जो बहुत बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सीरियसली लिया नहीं जा रहा। अच्छा, सीरियसली इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि आप देख ले इस वक्त इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट को जो फैसले करने चाहिए थे, दे आर नॉट टेकिंग दीज डिसीजंस बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि 4-5 महीनों बाद जब ये इलेक्शंस में जाएंगे दे विल नॉट हैव लाइक इनके पास इतनी पब्लिक में जाने की हिम्मत नहीं होगी। अगर ये सख्त फैसले करते हैं सो पब्लिक विल रिजेक्ट इट। और यही देखा है बाई इलेक्शन सारी बात का लोगों बात कुछ ऐसा भी निकलता है कि इस वक्त सीट पे आना भी कोई इतना एनविएबल किस्म की चीज नहीं है, पावर में आना भी कोई इतनी कुछ ये मसला कौन फेस करना चाहता है? देखिए यही मसला तो सारे फेस करेंगे। देखिए यही मसला है कि इस वक्त जो अभी खान साहब तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं ना कि मुझे इक़्तिदार से निकाला है, मगर दिल में या उनके पार्टी के लोगों से आप बात करें तो वो खुश है कि ये तो सारा हमारे पे ऊपर आना था, हमारे तो किसी ने टिकट नहीं लेना था। बड़ी उनको ये उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है उनको। इवन के लिए मैं कोट करूंगा, शेख रशीद साहब जब जा रहे थे तो कह रहे थे कि जो हमने मतलब बारूदी सुरंगें छोड़ी है तो इस गवर्नमेंट का पाव इसके ऊपर आएगा एंड इट विल एक्सप्लोड, और यही हुआ। ये तो फिर बड़ी इंटेंशनल किस्म की एक मूव लग रही है कि 2022 का लोगों को पता था कि ये बड़ा बुरा हाल होने वाला है, तो अपनी पॉलिटिकल फेस सेविंग करने के लिए जरा साइड पे होए, इनको आने दें और मजीद जरा इनका मजीद जिसको कहते हैं ना कफन के लिए मजीद डीपली इनिशियली जो ये हुआ था नाम और निशान ही खत्म हो जाए। और तमाम पार्टियों में इनिशियली जब ये हुआ था, ये हुकूमत खत्म हुई थी, तो उस वक्त बहुत लोग कंफ्यूज थे, मोस्ट जो तज्जियाकार थे वो भी कंफ्यूज थे कि ये पीडीएम को फायदा देने के लिए चेंज हुआ है या उनको नुकसान देने के लिए। बाजवा साहब पर अभी भी तनकीद हो रही है, उस वक्त भी तनकीद हो रही थी कि इन्होंने डबल गेम किया। अभी तक क्या पीडीएम को आने के बाद कोई फायदा हुआ है? हाँ, शायद वो पहले ज्यादा रेलेवेंट थे। नहीं, बहुत फायदा हुआ है, वो फायदे और किस्म के मेरे हिसाब से केसेस को छोड़कर पीडीएम इस वक्त बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जो एक तासुर था पाकिस्तान में नेशनल वाइज की, शायद शहबाज शरीफ साहब इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाब के हद को छोड़कर अगर हम नेशनल वाइज देखें तो नेशनल सेटअप पर शहबाज शरीफ एक्सपोज हुआ। डार के मुतालिक ये मशहूर था कि जब डार साहब मेंशन करना चाह रहे कोई डर्टी लॉन्ड्री छुपाने के बड़ा वो वही वाला मौका मिला है उनको। देखिए अगर 2018 में भी यही सूरत हाल थी, उन्होंने कहा कि फलाने बंदे को उन्होंने अगर वज़ीर आज़म बनाना था उन्होंने बना दिए, तो अभी भी अगर वो चाहेंगे तो 2023 में जिसको बनाना चाहे वो बना। अच्छा, मसला क्या था उधर ही में कुछ अच्छा हुआ है इस दौरान? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है फिलहाल तो। उनके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए शायद अच्छा हुआ है, मुल्क के लिए नहीं हुआ है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि साफ़ी साहब ने एक नुक्ता रेस किया कि इस वक्त आपने हुकूमत की बात की कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, अगली हुकूमत आती है तो अगली हुकूमत भी यही इन लोगों की बनेगी ना। इंडिविजुअल सोल्यूशन नहीं है, आपको इंटरनेशनली कोई इदारा जो है वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा। उस ट्रस्ट का या जो आपका एक मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज, जब तक आप उनको नहीं देंगे कि अगर ये हुकूमत, ये जो इस वक्त बैसाखियों पे कड़ी हुई हुकूमत है, अगर ये कोई डिसीजन लेगी तो हम उसको बैक करेंगे। फॉर एग्जांपल खान साहब की पार्टी कहें अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, तो IMF भी सपोर्ट करेगा, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है वो भी सपोर्ट करे। फाइनेंशियली की बात करो, अभी हमारे पास रिजर्व है वो अराउंड $6 बिलियन है। हमने नेक्स्ट पूरे ईयर में 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के कर्जे देने, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, एलसीज नहीं खुल रही, अभी कस्टम के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप नहीं हमारे पास खाने के जो चीजें हैं जो बाहर से आती है जिनको हम पे करते हैं उसके लिए नहीं है। अभी भी मार्केट में लिक्विड कैश का एक क्रंच है। फिर भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अगर देखा जाए, पाकिस्तान को अगर बाहर से देखा जाए तो अ लॉट ऑफ कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड फॉर पाकिस्तान टू फॉल लाइक दैट। काफी बाकी ममालिक के लिए पाकिस्तान की वजह क्या सक्सेस बड़ी मैटर भी करती है। वजह ये है कि इस वक्त हमारे पड़ोस में एक बहुत मुल्क है जिसका नाम है अफगानिस्तान। वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसको अभी भी दुनिया जब देखती है तो पाकिस्तान की थ्रू देखती है उसको कि अगर हालात खराब, हाँ
तो पाकिस्तान को वो देखते हैं कि चलो अगर कुछ हालात हुए तो अफगानिस्तान के हवाले से अभी अगर कोई इंटरनेशनल मुल्क है, अमेरिका या वेस्टर्न ममालिक हैं, हाँ वो जब भी अगर अफगानिस्तान के हवाले से कोई डिसीजन लेना हो या कोई मालूमात लेनी हो तो अभी मेजर रोल प्लेयर है उस मामले। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम मेजर रोल प्लेयर किसी भी सुपर पावर के लिए अगर हम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल कंट्री के लिए होते हैं फॉर दैट मैटर, तो उतनी आर्म ट्विस्टिंग की गुंजाइश भी बनती है। सर आप क्या कहते हैं, किससे आर्म ट्विस्ट कराना चाहिए पाकिस्तान को अपने आप को इस दलदल से निकालने के? अमीर बंदे थे, किस ब्लॉक में जाके हम कहें कि आप हमारे बड़े भाई बन जाए? मेरे ख्याल से हमें ब्लॉक्स में जाने की बजाय कुछ हद तक न्यूट्रलिटी शो करनी चाहिए। न्यूट्रलिटी से हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन हमें ब्लॉक में जाने का भी हमें कोई फायदा नहीं मिला है। अगर हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका, कभी चाइना के ब्लॉक में जाके उनके साथ बैठ जाते हैं, कभी अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, एंड देन वी ट्राई टू अपीज वाशिंगटन, तो उसका दोनों तरीके सारे जो मिलकर, अगर बीजिंग है या वाशिंगटन है या लंदन है या मॉस्को है, तो हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे पीएम साहब रशिया जाकर वहां उनके साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एंड आवर फ्रेंड्स आर एनिमीज नॉट इन कॉमन विद इन आवर ओन कंट्री। मतलब कि दो पार्टियों के फ्रेंड्स और एनिमीज भी डिफरेंट हैं, तो हम अपनी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पा रहे। मैं फॉरेन ऑफिस बीट करता हूँ, उन वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके अभी के हालात, पिछली हुकूमत में और अभी के, आप उनके अभी के तासुरात ले, वो कहते हैं कि हमारे उन जिन मालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए उनके साथ बेहतर हुए हैं जब से ये हुकूमत आई है। अच्छा। पिछली हुकूमत में हमने उन कंट्रीज़ को लूज़ किया था, उनके सपोर्ट को लूज़ किया था जिन पे हमारी रिलायबिलिटी होती है, जिन पे हम हर वक्त जाते हैं। अगर हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है हम उस पर जाते हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है ऐसे। हाँ, अभी मामलात उनके साथ बेहतर हो रहे हैं, तो ये एक उसको हम कैसे कह रहे हैं? मतलब सर जब आप सियासतदानों से मिलते हैं उनका आपको ऑब्वियसली एक वाइब भी मिलती होगी, एक थोड़ी बहुत एक सेंसिटाइजेशन भी महसूस होती होगी कि किस चीज़ पे ज़्यादा ये कंसर्न्ड है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक हम इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त इतने मसले मसाइल के अंदर, क्या इसको सॉल्व करने के लिए आए या फिर अपनी सिर्फ पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए आए? जहाँ तक इंटरेक्शंस की बात है तो वेरी सैडली आई विल से कि पॉलिटिशियन से जो वाइब्स आ रही है वो बहुत ही नेगेटिव है। मैंने किसी पॉलिटिशियन को सिंसियरली एंड होल हार्टेडली वी कैन सी ऑनेस्टली किसी के पास भी नहीं है, ना इस गवर्नमेंट के पास है, ना अपोजिशन के पास है, ना अपोजिशन को सोल्यूशन का पता है, ना गवर्नमेंट को पता है कि इन्होंने आगे क्या करना है। सारे देख रहे एक दूसरे की तरफ और फिर इनकी नज़रें जाकर इस्लामाबाद के करीबी शहर के ऊपर जाकर टिकती है कि शायद वहाँ से कुछ सिग्नल्स हमें मिले तो हम आगे जाएंगे। वहाँ से भी सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं क्योंकि अब तो उसकी रेपुटेशन को भी टार्निश करना नहीं। एक बात है, मैं बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं एक बात से मैं डिसएग्री करूँगा। अगर मौजूदा हालात में किसी के इलेक्टोरल जो उनका कॉलेज होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उस सियासत को अगर नुकसान हुआ है तो वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को हुआ है, ख़ास तौर पर PMLN को हुआ है, फिर पीपल्स पार्टी और दीगर मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातों को हुआ है। तो लोग जो उनके मौजूदा जो हुक्मरान ग्रुप है इनको एक कंसर्न तो है कि अगर वो समझते हैं अगर हम फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं इस मुल्क को इन मसाइल से निकालने में, तो हमारा कम अज़ कम अगले 15 साल 10 साल या 5 साल के लिए हमारा दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है, खान साहब के उसमें जो अपोजिशन करता है, वो जो अपोजिशन लीडर है, वो जब हुकूमत में भी होता है तो वो इतना फेयर्सली वो अपनी कैंपेन चलाता है कि हम तो ये सेल कर रहे थे कि शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, इसहाक डार जो है वो माशी विज़िट है। बेसिकली अब स्ट्रैटेजी ये बन चुकी है हर पॉलिटिकल लीडर, हर पॉलिटिकल एनालिस्ट की भी, कि हमने बदतर कौन है उसको दिखाना है, बेहतर कौन है उस स्ट्रैटेजी को साइड पे करें कि बेहतरी कौन ला सकता है। हमने सिर्फ ये असेस करना है कि हुज वर्स। तो इसमें एक वो अंग्रेजी का जैसे आ जाता है ना, लेसर इवल पे चॉइस छोड़ दी है हमने, और अवाम पे भी यही छोड़ दी है कि आपको पता है कि इमरान खान की खामियां क्या है, आपको पता है कि PDM के अंदर नून की, PPP की, बाकी जमातों की खामियां क्या है, उनकी लीडर्स को भी एक्सपोज कर दिया है, खुल के सारे एक्सपोज हो गए। आफ्टर एवरीबडी इज बीइंग एक्सपोज, अब आप देखें कि आपने लेसर इवल आपको कौन सा नजर आता है, आप उसको चूज करें। अवाम को ये चॉइस नहीं दी है कि आप उसको वोट दें या फिर आप उसको सपोर्ट करें जो बेहतरी ला सकता है मुल्क में। आप सिर्फ उसको ही चूज करें, क्योंकि हमारे पास यही, अब खान साहब के अल्फाज में रेलू कट्टे हैं, यही रेलू कट्टे हैं और इन्हीं रेलू कट्टों में से आपने अब
चूज करना है और शायद इनमें से कोई बेहतरी ले ही है। देखिए पाकिस्तान, लेकिन देयर इज नो गारंटी फ्रॉम पाकिस्तान के इकोनॉमी को जितना सीरियसली लेना चाहिए था उस तरीके से ना गवर्नमेंट ले रही है ना अपोजिशन ले रही है, बल्कि आपको याद होगा कि जिस तरीके से हमारे केपी के फाइनेंस मिनिस्टर जगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर की ऑडियो लीक्स आई थी, तो इवन दे आर ट्राइंग टू, मतलब अपोजिशन कोशिश कर रही है कि अगर गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म ला रही है या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कर्जे के लिए बात कर रहे हैं तो उसको टॉर्पेडो किया जा इस पे खेलेंगे। और फिर गवर्नमेंट का भी ये है कि डार साहब ने अभी डॉलर के रेट को फ्रीज करने के हवाले से बड़े बड़े क्लेम्स किए थे। तो मार्केट वाइज जो मार्केट फोर्सेस है उनका ये कहना है कि डार साहब और डरनॉमिक्स, जिसको एज अ टर्म यूज किया जाता है, डरनॉमिक्स बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। डार साहब को चाहिए कि या तो बोल्ड डिसीजंस लें या फिर इस नशिस्त को खाली छोड़कर किसी जो कोई भी बंदा जिसमें इतनी अहलियत हो, एफिशिएंसी हो कि वो मुल्क की इकोनॉमी को स्टीर आउट कर सके, तो उसके लिए जगह छोड़नी चाहिए। लेकिन ना तो डार साहब ये जगह छोड़ रहे हैं, ना अपोजिशन के पास इस वक्त कोई ऐसी शख्सियत है जो इस मुल्क के इस तूफान के मझधार से मुल्क को खींच के वापस साहिल की तरफ ले आए। सियासतदानों की तो हम बात करते रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ को भी बड़ा डायसेक्ट कर दिया, पर्सनैलिटीज़ क्या कैरेक्टर को भी डायसेक्ट करना शुरू कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो इंसान कैसे हैं, उनकी आदतें क्या हैं, बुरी आदतें क्या हैं, जिसका उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी टेक्निकल प्रोवेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो चीज़ें अब वैसे एक डिस्कशन बन चुकी हैं। लेकिन अब आवाम की भी थोड़ी सी बात करते हैं। हम खुद कितने सेंसिटाइज्ड हैं आवाम होने के नाते, जब हम अपने घर से निकलते हैं और अपने माशी हालात के बारे में अब आवाम बड़ी जान गई, अवेयरनेस बड़ी आ गई है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है खान साहब की एग्रेसिव अप्रोच के बेसिस पे। हम कितना जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, या फिर अपने डिस्कोर्स के अंदर, अपनी गैदरिंग्स के अंदर अपने मुल्क को उड़ाने के चक्कर में हम बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जस्ट टू गेट अ फ्यू व्यूज़ एंड फ्यू रीच बढ़ाने के लिए, ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एक स्पाइसी सी ट्वीट मार दें, एक वीडियो पे व्लॉग बना के उसको एक्सपोज कर दें, उसके खिलाफ बुरा भला कह दें। ये तो आम आवाम कर रही है, ये एनालिस्ट तो नहीं कर रहे, ये सियासतदान तो ऐसे ही है। ये तो एक आम आवाम, एक 18 साल का बच्चा उठा के अपना यूट्यूब का चैनल की पॉपुलर करने का तरीका फिगर आउट कर ले, उसके ऊपर पढ़ाई कर ले और एक ऐसा व्लॉग निकाल के 15 मिनट के अंदर सारे वो पॉलिटिकल रोल प्लेयर्स का नाम लेके उनको उड़ा दे, वो वायरल हो जाएगा। ऐसे ही है। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट या जो इस वक्त जो लोग पावर कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं वो उनकी सेंसिटिविटी कम है। इसी तरह मैं एग्री करूंगा कि आवाम की सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, इन दिनों शादियों का सीज़न चल रहा है, आप देख ले हेवी फैट किस्म के शादियां हो रही है। मुझे पेशावर में किसी ने बताया था कि वहाँ के अब्दर्रा रोड के ऊपर एक फैशन आउटलेट है, तो उन्होंने सेल लगाई थी एंड उस वक्त रोड ब्लॉक हो गई क्योंकि पेशावर की जो इस वक्त जो फीमेल है वो हमें देख रही होंगी, सॉरी, वो दे ट्रॉन्ग्ड। अच्छा, मजे की बात है, इसी रश के अंदर अगर आप अपना माइक लेके जाते और कहते कि आपका इकोनॉमी के बारे में क्या ख्याल है, इन सारों ने कहना था कि हम पैसे में महंगाई है, आटा इतना महंगा हो गया है, ये इतना महंगा हो गया है। लेकिन उसी रश के अंदर उन्हीं लोगों ने वही बातें करनी। देखिए कौमें, ये हिपोक्रेसी नहीं है, कौमें और हुजूम में फ़र्क होता है। अच्छा, तो जब ये एक हुजूम होती है ना तो वो इनके मसाइल पर इस तरह होती है। अब आप पेट्रोल की कीमतें 15 दिन बाद चेंज होती हैं, जब इनको पता चल जाता है कि हेडलाइन चल जाती है कि मतलब 10 रुपये या 5 रुपये महंगा होगा, कतारें लग जाती है 12-12 बजे तक कि मैं अभी डाल दूं तो चलो 2 दिन तो मैं, लेकिन रोडों पे रश क्यों नहीं कम होता है? तो वाह महंगा हुआ, लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग इफ यू लुक एट द स्टैट्स, ये अब अपने हम शहर की बात कर लेते हैं, अभी भी इन्फ्लक्स ऑफ कार्स इन इस्लामाबाद इज मोर देन एवर। ये क्यों नहीं कम हो रहा? अवाम इसकी वजह से गाड़ियाँ क्यों नहीं घर पे पार्क? असल में एक मसाइल तब हल होते हैं जब इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली लोग जो हैं, अवाम जो कि असल ताकत होती है किसी मुल्क की, किसी माशरे की, किसी स्टेट की, वो अपनी आदतें चेंज कर दें कि मतलब ये मसला है, चीनी महंगी हो गई तो हम चीनी को कम इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया तो हमने डॉलर नहीं। अब लोगों ने मार्केट से क्या किया है, सोना गायब है, डॉलर गायब है, यूरोज गायब है। अब मैं पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले तो बाहर से आए तो उन्होंने कहा कि मैं मनी एक्सचेंज वाले के पास गया हूँ, तो उसने मुझे बताया कि आप अगर इतनी यूरोज दे दें तो हम आपको इतने पैसे उसके ऊपर वैसे दे देंगे, मतलब कमीशन आपको दे देंगे, आप हमें इतने 4-5 तो लोगों ने क्या कर दिया, अब रेमिटेंसेस ड्रॉप हुए हैं ना, वो गिर गई है रेमिटेंसेस। क्यों? लोगों की जेबों में डाल के इधर लेके आ रहे हैं।
यहाँ पे जो फॉरेक्स एक्सचेंज वाले हैं वो उनसे ले रहे हैं मुख्तलिफ पैसे। तो हम क्या करते हैं कि हर एक मसले में, हर एक कैलेमिटी में हम अपना फ़ायदा ढूंढते हैं कि हमने फ़ायदा कैसे लेना है। अगर सैलाब आता है तो वही अवाम है मुदस्सर जो सबसे ज़्यादा चैरिटेबल है, सबसे ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं, ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े मतलब हम एम्बेसडर्स हैं। हमने बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल्स सेट बने हुए हैं डिफरेंट कैलामिटीज़ एज वेल, जहाँ ग्लोबली भी मेरा ख्याल से अगर किसी और मुल्क में भी कोई कैलामिटी आए तो पाकिस्तान हैज स्टेप्ड आउट ऑफ द वे टू हेल्प द पीपल इवन व्हेन दे कुडंट हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसके बरक्स ये जो सियार बात कर रहे हैं ये भी सच्चाई है, वी कांट डिनाई इट। तो ये जो हालात जितने ख़राब हो रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारी अपनी ये मॉरल करप्शन भी काफ़ी एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल, करप्शन एक्सपोज हो रही है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि गुड क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, और फिर उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी आदतें भी है जो हमें एज अ कौम मुत्तहद रखने में हमारे खिलाफ चाह रही है। जिस तरह सियार साहब ने इन चीज़ों का जिक्र किया, मैं ऐड करता चलूँ कि हमारी कौम में शऊर नहीं है, शोर बहुत ज़्यादा करती है। हम दावे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, सरकार के ऊपर हम तनकीदें भी जान रहे होते हैं कि जी सरकार ने ये किया, गलत किया, लेकिन इंडिविजुअल सतह पे अगर हम जब आ जाए तो अपने तौर पर हम चीज़ों को मैनेज करने में फेल हो जाते हैं। हम अपनी लेविश लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी को इसकी मतलब खपत को कम करने के लिए फजूल में लाइटें ऑफ करने के लिए तैयार नहीं, हम एक मशहूर ब्रांड के कपड़े छोड़कर आम मार्केट से उसके मुकाबले में सस्ते और मयारी कपड़े लेने के लिए तैयार नहीं, हम कारपूलिंग जो कंसेप्ट है पूरे वेस्ट में राइज है, कारपूलिंग के लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि हमें इसमें शर्म महसूस होती है कि पीपल विल से कि यू आर शेयरिंग योर राइड विद अदर पीपल। सो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो एज अ होल मुझे लगता है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अडॉप्ट ऑल दीज गुड हैबिट्स जो दूसरे अक़वाम ने अडॉप्ट किया और फिर उसके नतीजे में वो आगे बढ़े। मुदस्सर हुसैन, सियार अली शाह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बड़ी मज़े की डिस्कशन हुई, काफ़ी कैंडिड तरीके से हमने अप्रोच किया इशू को। सियासतदानों को तो उनकी टांगें खींचना बड़ा आसान होता है क्योंकि वो अपना काम खुद हमारे लिए आसान कर रहे हैं, लेकिन अवाम पे जो तनकीद करना इसलिए मुश्किल होता है कि हम मैस मीडिया के ऊपर बैठ के अवाम पे डिपेंड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम देखें, उसको पॉपुलर करें और हमारा निज़ाम आगे चलता रहे। लेकिन अब इसके बावजूद हमने तनकीद बराए इस्लाह करने की इसलिए कोशिश की ताकि हमारी अपनी अवाम, हमारे अपने मुल्क के हालात बेहतर हों। तो थोड़ी सेल्फ़ क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। हमने ये सेल्फ़ क्रिटिसिज्म की है कि हमें अपनी थोड़ी बहुत आदतें बदलने की ज़रूरत है। आदतें बदलने के लिए थोड़ी बहुत ज़हनियत बदलने की ज़रूरत है। ज़हनियत बदलने के लिए कुछ ऐसे लोगों की तरफ उनको अपना रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो शायद इतने पॉपुलर अभी ना हो लेकिन बात सही कर रहे हों। सही बात ज़्यादा मशहूर बात से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन आपको क्या सिखाती है उससे आपके माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके घर के अंदर भी अगर बेहतरी आ जाती है तो उसको फॉलो करना सीखें, ना कि जिसकी व्यूज़ ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा वायरल हुआ है, जो ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, वो शायद वायरल इसलिए है क्योंकि वो वायरस का काम कर रहा है। तो उस वायरस का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो बाद में जाके शिकायत का तो फिर मौका आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपने खुद उसको तरजीह दी, आपने खुद उसको पॉपुलराइज़ किया, आपने खुद उसका जिक्र करके वायरस को मज़ीद कंटेजियस लेवल पे फैलाया। तो अपनी आदतें बदलें, थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाएं, थोड़ा ज़ब्त दिखाएं, थोड़ा सब्र दिखाएं और अच्छी आदतों के ज़रिए अच्छी सोच बनाएं। जब अच्छी सोच बन जाएगी, कल्टिवेट हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी वायरस की तरह, अच्छे वायरस की तरह फैलना शुरू हो गया।